So, good morning, girls. Today we are going to start with OCD, obsessive compulsive disorder. The question या इसका क्वेश्चन या प्रश्न बनता है कि मनोग्रस्ती बाध्यकारी विकार का संक्षिप्त में वर्णन करें या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ब्रीफली डिस्क्राइब करें. ठीक है. तो मनोग्रस्ती या बाध्यकारी विकार जो है, दो प्रकार का विकार होता है इसमें. ये दो प्रकार के विकारों से सम्मिलित है, मनोग्रस्ती विकार और बाध्यकारी विकार. तो मनोग्रस्ती क्या होता है, बाध्यकारी विकार क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इनको अब हम आगे डिस्क्राइब करेंगे. इसके पीछे कारण क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करते हैं. ठीक है. तो जिस प्रकार से हमने फोबिया पढ़ा था, फोबिक डिसऑर्डर में जो मेन सिम्टम है फोबिया का दैट इज एंजाइटी या चिंता, उसी प्रकार से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का भी मेन सिम्टम है एंजाइटी. तो एंजाइटी डिसऑर्डर की श्रेणी में ही हम ओसीडी को भी सम्मिलित करते हैं. दो प्रकार के विकार इसमें पाए जाते हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन. ठीक है, मनोग्रस्तता और बाध्यकारिता. तो ये आपके दो प्रकार के इसमें डिसऑर्डर्स जो हैं या विकृतियां जो हैं वो पाई जाती हैं. तो किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, DSM-4 TR में इसको परिभाषित करने में कहा गया है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है एक ऐसे प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसमें मेन सिम्टम जो है वो एंजाइटी या डिस्ट्रेस का होता है. ठीक है. और इसमें इतना ज्यादा इंसान जो है, जो भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी प्रकार की ऑब्सेशन यानी मनोग्रस्तता और बाध्यता यानी कंपल्शन से पीड़ित होता है. अभी क्लास से तो इस तरीके से यानी कि ये दो प्रकार के इसमें मतलब डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहले हम ऑब्सेशन करते हैं यानी कि मनोग्रस्तता. ऑब्सेशन जो है एक प्रकार के परसिस्टेंट आइडियाज हैं. ऑब्सेशंस जो हैं वो मेंटल हैं. ठीक है, मानसिक तौर पर होता है. तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि बार बार आने वाले मन में ऐसे आइडियाज, ऐसे थॉट्स या ऐसे आवेग जो कि बहुत ज्यादा इंट्रूसिव होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे माइंड में घुस जाते हैं, हमारे माइंड को बहुत ज्यादा चिंतित करते हैं, हमारे माइंड को बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस करते हैं. ठीक है. तो ये चार बेसिक प्रकार की मनोग्रस्तताएं होती हैं, यानी कि बार बार घटित होने वाला, निरंतर घटने वाले ऐसे आवेग, ऐसे आइडियाज, ऐसे थॉट्स जो हमारे माइंड में आते हैं, जिनको हम रोकना चाहते हैं, जिनको माइंड में आने से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, परंतु चाह कर भी इन आइडियाज, इन थॉट्स को, इन इम्पल्सिस को हम रोक नहीं पाते हैं. ठीक है. तो ये ऐसे आवेग होते हैं या ऐसी प्रतिमाएं होती हैं जो कि हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा हमें परेशान करते हैं. ठीक है. और इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए या इन थॉट्स को खत्म करने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं. हम और कुछ सोचना शुरू कर देते हैं या हम और कोई कार्य करना शुरू कर देते हैं, परंतु फिर भी वो हमारे माइंड से नहीं जाता. और पीड़ित व्यक्ति को पता है कि जितने भी आइडियाज उसके माइंड में आ रहे हैं, प्रतिमाएं जो उसके माइंड में आ रही हैं, वो उसकी इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन का प्रतिफल है या उसके माइंड का प्रतिफल है. रियलिटी से या वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, परंतु फिर भी ये उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड करता है या बहुत ज्यादा उसको चिंतित करता है, एंग्जायस करता है. ठीक है. नियंत्रित करने का प्रयास करता है, परंतु बहुत ही ज्यादा अनियंत्रित प्रतिमाएं, आवेग या आइडियाज होते हैं. बहुत ज्यादा हमें मतलब बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रेस्ड करते हैं, इतने ज्यादा प्रबल होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ये आवेग या ये आइडियाज कि आपके दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं या आपका जो दिनचर्या होता है वो टोटली अस्त व्यस्त हो जाता है इनके कारण. और ये किस प्रकार के आइडियाज या थॉट्स होते हैं नॉर्मली
किसी भी प्रकार के दैहिक प्रकार्य होते हैं या कोई अनैतिक कार्य करने वाली थॉट्स होते हैं कि आप कोई अनैतिक कार्य कर रहे हो, या फिर कोई आत्महत्या कर रहे हो या किसी और को मार रहे हो, किसी का गला घोंट कर उसकी हत्या कर रहे हो, किसी के पीठ पर या पेट पर चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर रहे हो, गाली गलौज करने वाले थॉट्स या आइडियाज आते हैं, किसी का बलात्कार या रेप करने वाले थॉट्स आते हैं, दूसरों की मृत्यु की इच्छा वाले थॉट्स, मतलब बहुत ही ज्यादा विचलित करने वाले थॉट्स आते हैं। और ये उन्हीं लोगों के प्रति आते हैं जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा आपको ये विचलित करते हैं, बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो कैमरून ने एक बहुत ही फेमस केस इसको एक्सप्लेन करने के लिए पेश किया है। कैमरॉन का एक बहुत ही फेमस केस है, और ये बहुत जल्दी, मतलब इस केस को जब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार के ये थॉट्स होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें उन्होंने एक फीमेल की चर्चा करी है, एक यंग लेडी की चर्चा करी है, अराउंड 42 ईयर्स की वो लेडी है, मैरिड लेडी है, हस्बैंड वाइफ, सॉरी हस्बैंड बच्चे सब हैं उसके घर में, बहुत प्यार करती है अपनी फैमिली के साथ, उनके लिए हर टाइप का कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि वो अपने फैमिली के लिए उसने भोजन बनाया, ठीक है, डिनर या खाना तैयार किया, और टेबल पर उस भोजन को लगा रही होती है कि अचानक से उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। ठीक है, और वो एकदम से बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है कि, और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे हाथ से ये प्लेट टूट गई। तो उसके बाद फिर वो नीचे बैठकर कांच को साफ कर रही होती है। कुछ कांच के टुकड़े जो हैं वो टेबल के ऊपर भी बिखर जाते हैं, और वो टेबल पर से भी, जमीन पर से भी कांच को साफ करने का प्रयास करती है। इतने में ही अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्या होता अगर ये कांच का टुकड़ा मेरे पति के मुंह से होकर उसके पेट में चला जाता या उसके भोजन में मिल जाता, तो मेरा पति जो है वो मर सकता था। ठीक है, तो ये उसके मन में ख्याल आ जाता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती है कि मेरा पति कांच के टुकड़े खाकर कहीं मर ना जाए। तो ये एकदम से नॉर्मल सा ख्याल है जो किसी के मन में भी आ सकता है। उस वक्त एकदम से आपके हाथ से कांच या प्लेट जो है वो टूट टूट जाती है और टेबल के ऊपर बिखर जाती है जहां पर खाना ऑलरेडी परोसा गया है, तो एकदम से उसके मन में भी ये ख्याल आता है। वो नॉर्मल है, परंतु एबनॉर्मल इसमें क्या है कि उसके बाद से, उस दिन के बाद से हर बार उसके मन में ये बार बार ये ख्याल आता रहता है कि मेरा पति जो है, भोजन में उसके कांच के टुकड़े मिल गए हैं और वो उस भोजन को उसने खा लिया और जिससे कि वो मर गया। ठीक है, तो इस तरीके का थॉट जो है बार बार उसके मन में आना शुरू हो गया अगले दिन से। बहुत कोशिश करी उसने इस माइंड को, इस थॉट को अपने माइंड से हटाने की, पर वो कर नहीं पाई, बिकॉज ये थॉट उसको बहुत ज्यादा विचलित करता था कि पति और बच्चे कांच के टुकड़े खाकर कहीं मर ना जाए। ठीक है, और इसके लिए वो बार बार टेबल को साफ करती है, बार बार कपड़ा झाड़ झाड़ कर बिछाती रही, बाद में भी, हालांकि बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो एक दिन का इंसिडेंट था जो उसको बाद तक कई दिनों तक परेशान करता रहा, जिससे कि उसको आखिर में एक साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ी अपने इन थॉट्स को, अपने इन विचारों को अपने अंदर से खत्म करने के लिए। तो इस तरीके से हम ऑब्सेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली अख्तर ने 5 प्रकार की मनोग्रस्तताओं को बताया है, टाइप्स ऑफ ऑब्सेशंस जो हैं, मेजरली 5 टाइप्स की होती हैं। एक है आपके, पहला टाइप है ऑब्सेसिव डाउट्स। ठीक है, मनोग्रस्ती संदेह जिसको कहते हैं, और ये टाइप जो है ये ज्यादातर लोगों में ये पाया जाता है। ठीक है, मोर देन 75% ऑफ द पीपल जो ओसीडी का शिकार होते हैं उनमें ऑब्सेसिव डाउट्स पाए जाते हैं, यानी कि बार बार आने वाले थॉट्स जो हमारे मन में आते हैं। ठीक है,
यानी कि डाउट आता है कि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपने अपने घर का ताला नहीं लगाया, या आप कमरे से निकल गए, आपने लाइट या पंखा ऑफ नहीं किया, या आप घर से निकल गए, आपने गैस नहीं ऑफ करी। तो इस प्रकार के संदेह आपके मन में बार बार आते हैं, जिसके कारण जो इससे ग्रस्त होता है व्यक्ति, वो बार बार लौट कर आता है और अपने घर का ताला चेक करेगा या अपने कमरे की लाइटें चेक करेगा। एक बार चेक कर लिया, हम सबके साथ होता है, एक बार हमारे मन में संदेह आएगा, हम वापस लौट कर आते हैं, दैट इज नॉर्मल। एबनॉर्मेलिटी क्या है इसमें, कि वो व्यक्ति बार बार आएगा, एक बार, दो बार, 10 बार आएगा, ताले को हिला हिला कर देखेगा, फिर वहां से चला जाएगा, फिर वापस आएगा, उसको यही डाउट रहता है कि मैंने ताला ठीक से नहीं लगाया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इसके अलावा गैस ऑफ नहीं करी, या प्रेस का स्विच ऑन रह गया, या लाइट या फैन का स्विच ऑन रह गया, तो इस प्रकार के डाउट्स या संदेह जो हैं वो रोगी के मन में बार बार आते हैं। दीज आर ऑब्सेसिव डाउट्स। सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्सेशन है ऑब्सेसिव थिंकिंग, मनोग्रस्ती चिंतन। ठीक है, थिंक करना। तो ये जो है, ये मनोग्रस्ती डाउट्स के बाद मनोग्रस्ती चिंतन का विकार जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित है। 34% ऑफ द रोगी जो हैं, पेशेंट्स जो हैं, वो मनोग्रस्ती चिंतन के पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि चिंतन का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में आने वाली चीज के बारे में सोच सोचकर परेशान होते जाना। इसका एक एग्जाम्पल है कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, वो अभी बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, और उसके मन में ये एक बार एक डाउट, एक थॉट आ जाता है कि मेरे लड़का पैदा होगा और आगे जाकर मैं उसको पालूंगी, पोसूंगी, प्यार से उसको बड़ा करूंगी, और फिर जब वो बड़ा हो जाएगा किसी और लड़की के साथ शादी करके चला जाएगा और मुझे छोड़ देगा। तो इस प्रकार का चिंतन, मतलब इतना फ्यूचर में जाकर चिंतन करना, और बार बार उसके मन में ये चीज जो है वो आती जाएगी। ठीक है, ये भी नहीं है, वो अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश करेगी कि ये तो नेचुरल है, ठीक है, लड़का बड़ा होगा, शादी होगी, जो उसकी वाइफ आएगी ऑब्वियसली उसको केयर करनी पड़ेगी, पर ये जरूरी तो नहीं है कि वो उसको अपनी मदर को छोड़ देगा, परंतु फिर भी वो अपने माइंड से इस थॉट को, इस चिंतन को निकाल नहीं पाती है, और वो परेशान रहना शुरू कर देती है। थर्ड टाइप ऑफ ऑब्सेशन है ऑब्सेसिव इम्पल्सिस, मनोग्रस्ती आवेग। ये थर्ड नंबर पे प्रचलित है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत प्रतिबलपूर्ण आवेग होते हैं हमारे अंदर किसी को मार डालने के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई भी आपका नोन है, बहुत ही अजीज कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए आपके अंदर बहुत ही प्रबल इच्छा होती है उसको देखकर कि मैं इसका गला घोट कर मार दूं। चाहे वो आपका उसमें आपका कोई बच्चा हो सकता है, आपका हस्बैंड, या अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ हो सकती है, मतलब इतना क्लोज व्यक्ति, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके साथ ऐसा हो, बहुत ज्यादा आप उनको लव करते हैं, प्यार करते हैं, पर ये मतलब कहने का मतलब ये है कि इसीलिए हम इनको ऑब्सेशंस कहते हैं, इसलिए हम इसको एबनॉर्मेलिटी कहते हैं, बिकॉज ना चाहते हुए भी इस प्रकार के जो थॉट्स हैं, इस प्रकार की जो चिंतन है, इस प्रकार के जो आवेग हैं, वो हमारे मन में बार बार आते रहते हैं। ठीक है, फिर ऑब्सेसिव फियर्स हैं, मनोग्रस्ती भय। इसका मतलब क्या होता है, ये आपके मन में यही भय लगा रहता है कि कि जो भी आपका कोई नोन या कोई भी बहुत ही लव्ड पर्सन जा रहा है कहीं, तो वो गाड़ी के नीचे आ जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे कैमरॉन ने जो केस डिस्कस किया था पत्नी का कि भी मेरे पति या मेरे बच्चे जो हैं वो कांच के टुकड़े खाकर मर जाएंगे, तो वो भी एक प्रकार का ऑब्सेसिव फियर है, भय है कि ऐसा ना हो जाए कहीं। ठीक है, और फिफ्थ टाइप है ऑब्सेसिव इमेज, प्रतिमा। यहाँ पर एक इमेज या एक प्रतिमा जो है वो आपके मन में बन जाती है, आपके माइंड में बन जाती है, कि मतलब कि यहाँ तो थॉट होते हैं। ठीक है, यहाँ तो आपने थॉट देखा कि मेरा बेटा जो है स्कूल जा रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, गाड़ी आई और उसको मारकर चली गई,
ऐसा ना हो जाए कहीं, ये आपके मन में फियर आ रहा है। और प्रतिमा में क्या होगा, ये जो भी थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं उसकी इमेज जो है, एक पिक्चर जो है वो आपके माइंड पर चल जाएगी। ठीक है, कि मेरा बेटा रोड क्रॉस कर रहा है, एकदम से गाड़ी आई और उसको उसको कुचल कर चली गई। ठीक है, या फिर स्विमिंग के लिए मेरी बेटी गई है स्विमिंग पूल में और वहां पर वो डूब कर मर रही है, तो वो प्रतिमाएं हैं। ठीक है, जो थॉट्स हैं उसी से रिलेटेड प्रतिमा या इमेजेस जो हैं वो आपके माइंड में आती हैं। तो ये ऑब्सेशंस है, मनोग्रस्तता है। सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर है इस ओसीडी के अंतर्गत, वो है कंपल्शन, बाध्यता जिसको कहते हैं। और ऑब्सेशन जैसे कि रेपिटेटिव थॉट्स, इमेजेस, डाउट्स हैं, संदेह हैं जो आपके मन में बार बार आ रहे हैं। कंपल्शंस हैं रेपिटेटिव एक्शंस। ठीक है, यानी कि ऐसे एक्शंस, ऐसी क्रियाएं जो आप बार बार करते, रेपिटेटिव बिहेवियर जिसको कहते हैं, जिसमें कि बार बार हाथ धोना, बार बार किसी चीज को चेक करना, बार बार सही से लगाना, बिस्तर आपने एक बार झाड़ दिया है, शीट एक बार आपने ठीक कर दी है, बार बार उसको आप झाड़ झाड़ कर सही कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी सिलवट है नहीं है उसमें, आप फिर भी उसको झाड़ते जा रहे हैं। आपके सोफे पर कुशन्स रखे हैं, बार बार आप उनको सही तरीके से लगा रहे हैं जबकि उस पर कोई बैठा नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से वो लगे हुए हैं, पर बार बार जा जाके आप उनको सही करते रहेंगे। ठीक है, कोई भी एक वर्ड को बार बार बोलते रहना, उल्टी या कोई भी गिनती करते रहना, कोई उल्टी गिनती करते रहना। ठीक है, अपनी उंगलियों को बार बार ऐसे 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 चलाते जाना, तो ये सारे टाइप के कंपल्शंस हैं, एक प्रकार का रेपिटेटिव बिहेवियर होता है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। आप अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करते कि अब मैंने ये काम नहीं करना है, पर जब तक आप वो काम नहीं कर लोगे तब तक आप बहुत ज्यादा बेचैन रहोगे, आप बहुत ज्यादा विचलित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये जो कंपल्शंस होती हैं या ये जो बाध्यताएं, जो यानी कि ये जो क्रियाएं आप करते हैं, वो एक प्रकार से अपने मन के जो ऑब्सेसिव थॉट्स या चिंतन या आवेग हैं उनको रोकने के लिए करते हो। ठीक है, या यानी कि आपके मन में ये थॉट आ रहा है बार बार कि मैं अपने बेटे का गला घोंट कर मार रही हूँ, तो इतना ज्यादा ये आपको परेशान कर देता है ये कि आप उल्टी गिनती करना शुरू कर देंगे। ठीक है, या फिर आपके मन में थॉट आ रहा है कि मैंने किसी भी एक फलाने बंदे का रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, तो इतना ज्यादा वो घिनौना आपको फीलिंग होती है कि आप हाथ धोना शुरू कर देते हैं और आप अपने आप को रोक, क्योंकि वो बार बार थॉट आपको आ रहा है मन में, बार बार उसको रोकने के लिए आप अपने हाथ धो रहे हैं। थॉट आ रहा है, आप हाथ धो रहे हैं, तो यानी ऑब्सेशन हो रहा है, आप कंपल्सिव बिहेवियर कर रहे हो। तो इस प्रकार के ये आपके रेपिटेटिव थॉट्स को रोकने के लिए रेपिटेटिव एक्शंस होते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। इसी वजह से ये कनेक्टेड है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं इसको। ठीक है, खाली ऑब्सेशन भी हो सकता है, खाली कंपल्शन भी हो सकता है, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर का एक साइकिल भी हो सकता है कि यानी कि एक के बाद एक या फिर दूसरे के बाद पहला, इस प्रकार के आपके अंदर सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा बेतुका, इतना ज्यादा विवेकहीन या व्यर्थ कार्य आप बार बार करते रहते हैं कि आप चाहते हैं कि अपने आप को रोकना उस कार्य को करने के लिए, परंतु उसमें आप टोटली अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ अपशकुन चीजें मानते हैं कि सीढ़ी के नीचे से नहीं गुजरना, या बिल्ली रास्ता काट गई तो हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की बेतुकी चीजें होती हैं जिनको हम कई बार फील करते हैं, परंतु बाध्यता जो होती है वो इसको भी पार कर जाती है। यही हमें इतनी बेतुकी लगती है, परंतु फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते, फिर भी हम वो कार्य नहीं कर पाते कि हमें पता है कि सीढ़ी खड़ी है, इसके नीचे से गुजरने से कुछ नहीं होगा, पर फिर भी हम अवॉइड कर जाते हैं। हमें बेतुकी लगती है वो चीज, फिर भी हम अवॉइड कर जाते हैं। तो बाध्यता जो है, यानी कंपल्शन वाले जो कार्य होते हैं, वो इससे भी ज्यादा बेतुके होते हैं, इससे भी ज्यादा विवेकहीन होते हैं। इनको रोकने की हम हर संभव कोशिश करते हैं कि हमने ये काम नहीं करना, पर जब तक आप वो काम नहीं कर लोगे तब तक आपके मन में उथल पुथल मची रहेगी और आप बहुत ज्यादा
विचलित रहोगे, बहुत ज़्यादा टेंस रहोगे, डिस्ट्रेस्ड रहते हो, ठीक है। नाउ वी कम टू द टू टाइप्स ऑफ कंपल्शंस। ऑब्सेशंस 5 टाइप्स के थे। कंपल्शंस जो है, बाध्यताएं जो है, मेनली 2 प्रकार की होती हैं। ये भी अख्तर ने हमें ये 2 प्रकार बताए हैं, अनुवर्ती बाध्यता और नियंत्रणकारी बाध्यता, ठीक है। अनुवर्ती बाध्यता जो है वो ज्यादातर रोगियों में पाई जाती है। अराउंड 61% ऑफ द ओसीडी पेशेंट सफर फ्रॉम अनुवर्ती या यील्डिंग कंपल्शंस इनको कहते हैं। और ये एक प्रकार की ऐसी कंपल्सिव बिहेवियर होता है, यानी कि जो आपको लगता है कि आपके जेब में कुछ है, ठीक है, यानी कि आपकी जेब में पैसे हैं चाहे नहीं है, परंतु फिर भी आप अपनी जेब को, अपने पर्स को टटोलते रहोगे कि इसमें पैसे रखे हुए हैं। इसको हम यील्डिंग कंपल्शंस कहते हैं, ठीक है। एक बार देख लिया हमने, हमें पता है कि नहीं है, हमने एक बार फिर भी चेक कर लिया, फिनिश, दिस इज नॉर्मल बिहेवियर। यील्डिंग कंपल्शंस में आप बार बार चेक करते रहोगे, हर 2 मिनट के बाद, नहीं मुझे एक बार और चेक करना है, 2 मिनट बाद, नहीं मुझे एक बार और चेक करना है। आपको पता है कि आपके पर्स में कुछ नहीं है, आपके जेब में कुछ नहीं है, परंतु फिर भी आप अपने आप को रोक नहीं पाते। सेकेंड टाइप ऑफ कंपल्शन जो है दैट इज नियंत्रणकारी, ठीक है। इसको हम कंट्रोलिंग कंपल्शंस भी कहते हैं। ये काफी कम रोगियों में ये टाइप पाया जाता है, ओसीडी के रोगियों में, परंतु फिर भी अराउंड 6 to 10% रोगियों में इस प्रकार का बाध्यता जो है वो पाई जाती है। यानी कि कंट्रोलिंग कंपल्शंस का मतलब होता है अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए कोई कंपल्सिव बिहेवियर करना। ऑब्सेसिव थॉट को कंट्रोल करने के लिए, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि आपके मन में कोई बुरा थॉट आ रहा है अपने किसी अजीज के लिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप कोई कंपल्सिव बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसको हम नियंत्रणकारी, मतलब कंट्रोल करने के लिए कंपल्सिव बिहेवियर करना। तो मेनली प्रधान रूप से किस प्रकार की कंपल्शंस ज्यादातर देखी जाती है? बहुत ज्यादा सफाई वाली कंपल्शन होती है कि आपको बहुत ज्यादा क्लीनिंग, बार बार आपने एक बार डस्टिंग कर दी, फिर आप दोबारा करेंगे, कोई मिट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, घर आपका बंद है, फिर भी आप बार बार उसमें क्लीनिंग करते रहेंगे। या किसी चीज को बार बार चेक करना, जैसे मैंने आपको बताया ताला चेक करना या लाइट ऑफ कर दिया उसको चेक करना, तो चेकिंग बिहेवियर होता है ये। या फिर किसी को दोहराना, किसी भी बात को बार बार रिपीट करना, काउंटिंग करते रहना, किसी वर्ड को बार बार रिपीट करते जाना, ठीक है। या किसी चीज को क्रमबद्ध ढंग से सजाते रहना, कुशन्स हैं, आपने एक बार सजा दिए, बहुत सही लग रहे हैं, फिर भी आप दोबारा आकर उसको सजाएंगे, शीट को बार बार झाड़ झाड़ कर बिछाते रहेंगे, और फिर है एक आपका गिनना या काउंटिंग करना, ठीक है, किसी चीज को बार बार काउंट करना। तो ये आपके कुछ ऐसे कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं जो हमें ज्यादातर व्यक्तियों में देखने को, ओसीडी के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्सेशन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्सेशंस, एंड कंपल्शंस किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ कंपल्शंस। तो ये 2 प्रकार के डिसऑर्डर्स जो हैं, सिम्टम्स जो हैं, हमें ओसीडी में देखने को मिलते हैं। ओसीडी एक प्रकार का डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें ये 2 प्रकार पाए जाते हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, ठीक है। नाउ वी कम टू द इटियोलॉजी, यानी कि कारण, के कारण या रीजंस क्या है किसी भी व्यक्ति में ओसीडी होने के। तो जिस प्रकार से हमने फोबिया के कारण पढ़े थे कि फोबिया किन कारणों की वजह से होता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल, ये 3 प्रकार के कारण हमने उसमें पढ़े थे। ओसीडी में भी यही 3 कारण है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल। बायोलॉजिकल कारकों में आपके जननिक कारक आ जाते हैं, ठीक है। जननिक कारकों का मतलब क्या है, कई स्टडीज हुई हैं इसमें, और ये देखा गया है कि अगर फैमिली में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो आने वाली जनरेशन में होने के भी चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसके लिए ट्विन स्टडीज भी हुई हैं, फैमिली स्टडीज भी हुई हैं, और इसमें ये पाया गया है कि अराउंड 50 रोगियों के ऊपर ये स्टडी करी गई, और देखा गया कि 50 में से 37 ऐसे रोगी थे जिनकी फैमिली में, फैमिली हिस्ट्री में ओसीडी पाई गई थी, ठीक है। तो ये जननिक कारक बहुत मेजर कारक हैं बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर। इसके अलावा आपके कुछ न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं,
न्यूरो एनाटॉमिकल यानी कि स्नायविक संरचना के आधार पर भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसको एक्सप्लेन यानी कि इसका कारण ये है कि अगर ब्रेन में किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है, जिसके कारण ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और वो क्षतिग्रस्त हो जाए, तो व्यक्ति के अंदर ओसीडी जैसे लक्षण जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोफिजियोलॉजिकल कारण भी है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल कारण में भी यही पाया गया है कि ब्रेन के कुछ भागों के असामान्य होने की वजह से ओसीडी के लक्षण जो है हमारे अंदर विकसित हो सकते हैं, जिसमें प्री फ्रंटल लोब आ जाता है इसमें, या बेसल गैंग्लिया जैसे जो पार्ट्स होते हैं वो अगर असामान्य हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, तो भी रोगी के अंदर ओसीडी के लक्षण आ सकते हैं। न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स कुछ होते हैं जिसमें ये देखा गया है कि अगर हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स की वृद्धि हो जाए, जैसे सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल जो है हमारे ब्रेन में फ्लो करता है, तो उस केमिकल की अगर ज्यादा वृद्धि हो जाए, ठीक है, उपयुक्त क्वांटिटी से अगर वो केमिकल बढ़ जाता है किसी औषधि की वजह से या कोई और वजह से, उस वजह से भी हमारे अंदर ओसीडी के लक्षण पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स। देन सेकेंड ग्रुप ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाता है आपका मनोगत्यात्मक सिद्धांत, यानी कि जो फ्रॉइड की थ्योरी है, साइकोडायनामिक थ्योरी है। तो ये फ्रॉइड के मत के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति यानी कि बचपन अवस्था में एनल स्टेज के ऊपर अगर वो फिक्सेट हो जाता है, यानी डिफरेंट स्टेजेस बताई थी फ्रॉइड ने। एनल स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, तो एक डेवलपमेंटल स्टेज होती है वो। और बच्चे को किस प्रकार से हमने टॉयलेट, बहुत ज्यादा डिसिप्लिनेरियन अगर पेरेंट्स हैं, ज्यादा बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, या बच्चे को बहुत ज्यादा अत्यधिक गुस्सा करते हैं बच्चे के ऊपर, अगर बच्चे ने अपने कपड़े गंदे कर दिए या बिस्तर के ऊपर बिस्तर गीला कर दिया, तो ऐसे बच्चे फिर बहुत ज्यादा सफाई पसंद, इतना ज्यादा वो फिक्सेट हो जाते हैं कि आगे जाकर वो किसी भी प्रकार की गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये फ्रॉइड का मत था कि एनल स्टेज के ऊपर, एनल स्टेज के दौरान जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है जिसमें कि बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, मल मूत्र त्यागने के ऊपर जो कंट्रोल की ट्रेनिंग दी जाती है, उस वक्त पेरेंट्स किस प्रकार से बच्चे के साथ बिहेव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा आगे जाकर ओसीडी के लक्षण अपने अंदर विकसित करता है कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम बच्चे को प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दें। ठीक है, किसी भी प्रकार से ना आप बहुत ज्यादा ढील दें, ना आप बहुत ज्यादा उनको टाइट रखें। ठीक है, इवन आप बहुत ज्यादा ढील देते हैं तो भी बच्चे के अंदर गलत जो भावनाएं हैं वो पनप जाती हैं या वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या अभिघातपूर्ण एक्सपीरियंस अगर हो जाता है बच्चे को उस दौरान, उस स्टेज के दौरान, तो बच्चे के अंदर ओसीडी के लक्षण जो हैं वो विकसित हो सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड जो थ्योरी है इसमें साइकोलॉजिकल ग्रुप फैक्टर्स में, वो है आपकी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। ठीक है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जो कि व्यवहारवादी सिद्धांत है, यानी लर्निंग के द्वारा, इन सिद्धांतवादियों का मत है कि ओसीडी के लक्षण हम लर्निंग के द्वारा भी अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। यानी कि बचपन में अगर बच्चा खेलकर घर आता है तो माता पिता या मदर जो है उसको कहती है कि आप हाथ धोकर खाना खाने बैठो, या अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर अपने पैरों को साफ करके घर के अंदर आओ। ठीक है, ये उसको बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है इसके लिए। तो बच्चा वो काम करता है तो मदर बहुत खुश होती है, मदर उसको हक करती है, मदर उसको प्यार करती है। ठीक है, अगली बार बच्चा बिना मदर के कहे घर में
जूते उतार कर पैर साफ करके घुस रहा है, सीधा बाथरूम में जाकर अपने हाथ धो रहा है, तो मदर और भी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो बच्चा जो है उसको ये समझ आ गई कि मैं ये काम करूंगा तो मदर मेरे से बहुत खुश होएगी। तो बच्चा बार बार वो काम करना शुरू कर देता है, बार बार वो हाथ धोना शुरू कर देगा, जो कि एबनॉर्मल हो जाता है। फिर धीरे धीरे एक बार हाथ धोएगा, मदर जो है उसको वेरी गुड बोलेगी, बच्चा दूसरी बार हाथ धो के आएगा, मदर कहेगी ओहो वेरी गुड, बच्चा तो मेरा बहुत समझदार हो गया। बच्चा तीसरी बार हाथ धो के आएगा, वो उसको और शाबाशी देगी, तो वो चीज जो है वो बढ़ती जाएगी और एक समय पर फिर वो ओसीडी बन जाता है, यानी कि वो एक प्रकार से ऑब्सेशन और कंपल्शन बन जाता है कि बच्चा जो है वो बार बार ये काम करता रहेगा और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, एज वाइज डेवलप होता जाएगा। तो इस प्रकार के जो लक्षण है वो और ज्यादा उसके अंदर मजबूत होते जाते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिससे कि हमारे अंदर ओसीडी उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार से स्किनर ने हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि जो अंधविश्वास होता है, ठीक है, कि सीढ़ी के नीचे से नहीं गुजरना, तो ये मतलब नॉर्मली ये अंधविश्वास जो होता है ये कबूतरों में या पक्षियों में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद आप चोंच मारोगे तो आपको दाना मिलेगा, ठीक है, या आप एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ये काम करोगे तो आपको खाना मिलेगा। तो इस प्रकार से वो अंधविश्वास की वजह से भी शुरू शुरू में अंधविश्वास होता है और फिर धीरे धीरे जब वो पूर्ण बलित होता है, उसमें रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है, तो फिर वो एक प्रकार से ओसीडी में तब्दील होता जाता है, ठीक है। सोशल लर्निंग के आधार पर भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक प्रकार से सामाजिक सीखना है, सोशल लर्निंग है। और इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई ऋणात्मक संवेग को कम करने के लिए हम माँ बाप से प्यार चाहते हैं, ठीक है, अब बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, एक ऋणात्मक संवेग है, उसको कम करने के लिए मदर की गोद में बैठ जाएगा, मदर से वो प्यार प्राप्त करेगा, ठीक है, तो वो उसको खुशी देता है, उसको बहुत अच्छा लगता है इस चीज के लिए, परंतु धीरे धीरे फिर वो चीज बढ़ती जाती है, वो कॉमन बन जाती है, क्योंकि वो हर वक्त ही माँ की गोद में बैठना चाहता है, हर वक्त ही माँ से प्रेम चाहता है, माँ का प्यार चाहता है, तो वो माँ का अनुमोदन चाहता है, ठीक है, तो वो चीज जो है फिर वो बढ़ती जाती है, रोज उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, रोज उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो इस तरीके से भी हम इसको लर्निंग के द्वारा भी ओसीडी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड थियोरी आ जाती है साइकोलॉजिकल ग्रुप ऑफ फैक्टर्स के अंतर्गत, वो है एवोल्यूशनरी थियोरी, उद्विकासात्मक सिद्धांत होता है, यानी कि इसको एक प्रकार से हम प्रिपेयर्डनेस के साथ भी संबंधित कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी थियोरी क्या कहती है, एक प्रकार की प्रिपेयर्डनेस होती है, यानी कि ये कहा गया है कि हमें गंदगी से दूर रहना है, गंदगी से बचने के लिए हमें अपने आप को साफ रखना है, अपने घर में बीमारी से बचाने के लिए हमने घर को साफ रखना है, ये एवोल्यूशनरी थ्योरी कहती है। परंतु बहुत ज्यादा जब हमें ये चीज अफेक्ट कर जाती है तो ये ओसीडी में तब्दील हो जाती है, यानी साफ घर को भी साफ करते रहो, अपने आप को हम साफ है, साफ हाथों को भी बार बार साफ करते रहो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जब ये आपके माइंड में ये चीज बिठा दी जाती है तो फिर ये ओसीडी में तब्दील हो सकती है। देन वी कम टू कॉग्निटिव थियोरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने का ये मानना है कि हमारा जो संज्ञान है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, या हमारी जो थिंकिंग जो होती है, वो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होती है कि हम चीजों को कैसे प्रत्यक्षीकृत करते हैं। स्पेशली ये देखा गया है कि जो बहुत ज्यादा अनडिसाइसिव जो पीपल होते हैं, या उन लोगों के अंदर जिनके अंदर अनुपयुक्तता की भावना बहुत ज्यादा होती है, ऐसे लोग जो हैं वो अपने रिश्तों के बारे में आशंका फील करते हैं, ठीक है, उनको ये लगता है कि जो मेरा जो पार्टनर है या मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे लाइक नहीं करते, या मुझे छोड़कर वो कहीं और चले जाएंगे। तो इस प्रकार की जब बाध्यकारी आशंका आपके मन में आ जाती है तो फिर आप उनके बारे में गलत सलत सोचना शुरू कर देते हैं, और उस गलत सलत सोच को से बचने के लिए आप कंपल्सिव बिहेवियर शुरू कर देते हैं। तो ये
मानना है, ठीक है? संज्ञानात्मक थ्योरिस्ट का ये मानना है कि मतलब कि इस चीज़ से बचने के लिए भी हम ये काम करते हैं। अगर हमें ये आशंका है हमारे मन में कि हमारा जो पार्टनर है या हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो माता-पिता हैं, वो हमें उतना लाइक नहीं करते हैं, जितना हम चाहते हैं, ठीक है? तो स्पेशली जो कमजोर व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, वो इस प्रकार के चेकिंग रिचुअल्स करते हैं, बार बार चेक करना किसी चीज को, बिकॉज उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। जिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, वो इस प्रकार के चेकिंग जो कार्य हैं, बार बार किसी चीज को चेक करना, वो काम करते हैं। तो ये था आपका कॉग्निटिव थियोरिस्ट का मानना। इसके अलावा पर्सनालिटी ट्रेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स का मतलब क्या है कि ये ओसीडी का ये मानना है कि जो लोगों के अंदर अनुपयुक्तता की भावना ज्यादा होती है, असुरक्षा की भावना ज्यादा होती है, या जिनका ईगो कमजोर होता है, जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या किसी भी थ्रेटनिंग सिचुएशन के प्रति बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा शिथिल पर्सनालिटी के होते हैं, अड़ियल स्वभाव के होते हैं, रिजिड होते हैं, या सिद्धांतवादी बहुत ज्यादा होते हैं, कंजूस बहुत ज्यादा होते हैं, इस प्रकार के लोगों में ओसीडी के लक्षण ज्यादा जल्दी डेवलप होते हैं, ठीक है? तो ये पर्सनालिटी ट्रेट्स भी डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी की ट्रेट क्या है, ठीक है? तो वो लोग जल्दी ओसीडी को अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो ये थे आपके रीजंस, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। नाउ वी कम टू द ट्रीटमेंट, उपचार। किस तरीके से हम ओसीडी का उपचार कर सकते हैं? तो साइको एनालिटिकल थ्योरी के अनुसार कि जो उसका उपचार विधि जो है वो, यानी कि जो हमारी जो दमित इच्छाएं हैं, उनको हम हटाएं, उनको अपने अंदर से दूर करें, तो हम अपने अंदर से इस ओसीडी को, यानी कि जो ये थॉट्स या ये जो फीलिंग्स या ये जो प्रतिमाएं या ये जो चिंतन वाले जो थिंकिंग जो आ रही है आपके मन में, इसके पीछे का रीजन, एक्चुअल रीजन क्या है? तो वो फ्री एसोसिएशन के द्वारा, ड्रीम एनालिसिस के द्वारा, हिप्नोसिस के द्वारा इन दमित जो इच्छाएं हैं, थॉट्स हैं, इनको अपने आप से दूर करना, ठीक है? तो ये मनोविश्लेषणवादी अप्रोच है, ट्रीटमेंट मेथड है। यानी इनके इलाज के दौरान उनसे बातचीत करना, चर्चा करना, उनके बारे में पूछना, उनकी फैमिली के बारे में पूछना, उनके रिलेशनशिप क्या है अपनी फैमिली के साथ उसके बारे में पूछना, डिफरेंट टाइप का टेस्ट देने कि किस प्रकार की उनको अपने जो डाउट्स हैं अपने आप में, या अपने आप में कोई शंकाएं हैं, ठीक है, उसको टेस्ट करना। तो ये प्रशिक्षण जो है उनको टेस्ट जो है हम उनको दे सकते हैं। और उसके अलावा ट्रेनिंग्स यानी रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स हैं उनको बताना कि अगर आपको इस प्रकार के जो कोई कंपल्सिव बिहेवियर करने की इच्छाएं हो रही हैं, तो अपने माइंड को कैसे आप रिलैक्स कर सकते हो। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स उनको बताना, उससे हम उनका इलाज संभव हो सकता है, ठीक है? बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के अनुसार किस तरीके से हम उनको जैसे लर्न करा है उन्होंने ओसीडी के लक्षणों को, इसी तरीके से हम उसको अनलर्न करवा सकते हैं। अनलर्न क्या मतलब कि हाथ धोने पर आज तक हम उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड दे रहे थे, अब वो बार बार हाथ धो रहा है बच्चा, तो आप उसको पनिश करो, ठीक है? अनलर्न करना, धीरे धीरे अनलर्न करना, एक्सपोजर करना कि मतलब कि मॉडलिंग के द्वारा कि साफ सुथरे घर में कोई व्यक्ति बैठा है तो बहुत खुश है, हेल्दी है, उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, इस प्रकार की फिल्म्स दिखाना, ठीक है? तो वो एक्सपोजर, जितना ज्यादा आप एक्सपोज करोगे पीड़ित व्यक्ति को कि बार बार हाथ धोने से आपके हाथ जो है रफ हो रहे हैं, या इसमें कुछ नहीं है, कोई कीटाणु नहीं है, कुछ मैल नहीं है, या घर आपका बिल्कुल साफ सुथरा है, तो इस प्रकार की उनको बार बार ट्रेनिंग दे रहे हैं, बार बार एक्सपोजर कर रहे हैं। तो जो उसने इस प्रकार की हैबिट्स को लर्न करा है, उसको आप अनलर्न कराओ। जो आपने पहले रिवॉर्ड दिया है, अब उसको पनिश करो उसी चीज के लिए, तो वो धीरे धीरे वो आदत जो है उसकी खत्म होती जाएगी, ठीक है?
इसके साथ-साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चिकित्सा पद्धति है ओसीडी के लिए, वो है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी का मतलब है कि नॉर्मली जो न्यूरोटिक जो पेशेंट्स होते हैं, उनको अगर आप फैमिली के साथ ट्रीट करें, ठीक है? यानी कि पेशेंट के साथ-साथ उसकी संपूर्ण फैमिली को भी वहाँ पर बुलाएँ। फैमिली से भी उस पेशेंट के बारे में पूछें और फैमिली को भी एजुकेट करें या उसको भी ट्रीट करें कि उस फैमिली ने किस प्रकार से उस पेशेंट को ट्रीट करना है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल इलाज जो है हम ओसीडी के पेशेंट का कर सकते हैं। इसके अलावा सोमैटिक थेरेपी भी है, यानी कि ड्रग थेरेपी जिसको कहते हैं कायिक उपचार, यानी कि ड्रग्स के द्वारा, कुछ औषधियों के द्वारा, लिब्रियम, वेलियम, अनेक प्रकार की औषधियाँ आती हैं जो कि ट्रैंक्विलाइज़र्स होती हैं, जो प्रशांतक होती हैं, हमारे माइंड को शांत करती हैं। तो इस प्रकार की मेडिसिन्स देकर भी हम ओसीडी के पेशेंट को काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। साइको सर्जरी भी एक ट्रीटमेंट प्रोसेस दिया गया है, यानी कि ब्रेन की सर्जरी जिसको कहते हैं, बट ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। एंड जनरली हम न्यूरोसिस के पेशेंट्स के लिए साइको सर्जरी रेकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ब्रेन सर्जरी में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो जब आपके सिम्टम्स जो हैं इतने ज़्यादा गहरे नहीं हैं कि आप उनको साइकोथेरेपी और उसके साथ साथ सोमैटिक थेरेपी या औषधि चिकित्सा से ठीक ना कर सके, तब तक आपको साइको सर्जरी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ साइको सर्जरी में आपके ब्रेन के पार्ट को कट कर दिया जाता है, जो आपके अंदर ओसीडी के लक्षणों को बहुत ज़्यादा विकसित कर रहा है। इसके अलावा शल्य जो सर्जरी जो है, शल्य चिकित्सा जो होती है, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्हीं पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है जिसको बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव मतलब कि वो फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा व्यथित रहता है और किसी भी प्रकार की और ट्रीटमेंट प्रोसेस से वो सही नहीं हो रहा है, तो हम लास्ट में शल्य चिकित्सा या साइको सर्जरी का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है? तो ये थी आपकी ओसीडी, यानी कि ओसीडी किसे कहते हैं, इसमें आप ऑब्सेशन किसे कहते हैं उसको पहले डिस्कस करोगे। टाइप्स ऑफ ऑब्सेशन हो गया, फिर कंपल्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंपल्शन, इन दोनों को आपने डिस्कस करके फिर आप कारणों पे आते हैं। व्हाट आर द रीजंस, फैक्टर्स क्या हैं, आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए जिसमें जन्य कारक हैं, न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं, न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, और फिर आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसमें साइकोडायनामिक आ गए, बिहेवियरल थ्योरी आ जाती है, कॉग्निटिव थ्योरी है, या फिर आपकी एवोल्यूशनरी थ्योरी है, और पर्सनालिटी के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके डिफरेंट रीजंस जिनके कारणों जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर ओसीडी डेवलप हो सकता है। एंड देन वी कम टू द ट्रीटमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस डॉक्टर के, किस टाइप के साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं। तो या तो वो साइको डायनामिक अप्रोच अपनाएगा, या बिहेवियरल अप्रोच अपनाएगा, फैमिली थेरेपी अपनाता है, या फिर आपका सोमैटिक थेरेपी अपनाता है, या फिर कॉम्बिनेशन भी, कई साइकोलॉजिस्ट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थेरेपीज भी अपनाकर काफी हद तक ओसीडी के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड नाउ गर्ल्स?